कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके क्या फॉर्म्स होते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर है, इसमें हम लोग कौन से इसके मैनेजमेंट करते हैं, कौन सी इसमें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, क्या इसमें सिम्टम्स देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर का, कि सिनॉप्सिस इसका क्या क्या होगा। तो उसमें है आपका पहला, ये फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, ये है आपका सिनॉप्सिस इंट्रोडक्शन। ओके, देन है आपका डेफिनेशन। ओके, देन है आपका फॉर्म्स, फिर है आपका कॉजेस, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर भी आएगा इसमें। ओके, कॉजेस, देन आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन आता है डायग्नोसिस फाइंडिंग, एंड देन आता है मैनेजमेंट। ओके, तो ये है आपका साइनोप्सिस। ये इतनी चीजें आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं कि आपको तो कैंसर पता ही होगा, एबनॉर्मल अनकंट्रोल सेल्स का ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ओके, ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं उसमें उसका अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है। ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका ब्रेस्ट कैंसर। ये कहीं पर भी हो सकता है, ब्रेस्ट के ये किसी भी एरिया पे हो सकता है। ओके, बट और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं, आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट। कहाँ पे देखा जाता है ये ब्रेस्ट का, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ओके, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट इस एरिया पे सबसे ज्यादा जो होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है, ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। ओके, ये कहाँ पे होता है, आपके अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये आपके निप्पल का जो ऊपर का हिस्सा होता है। ओके, ब्रेस्ट के निप्पल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट। इस एरिया पे सबसे ज्यादा मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के जो होते हैं, जो इसके कॉजेस हैं, मेनली जो होता है वो सबसे ज्यादा ये ऊपर के एरिया पे देखा जाता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखा जाता है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे पाया जाता है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर कौन से स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है, मेनली जो कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के कौन से स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है। अब हम लोग ये देखते हैं, तो कौन से स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें लोब पाए जाते हैं, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं। ओके, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स पाया जाता है। ओके, लोब्यूल्स के अंदर आपके ग्लैंड पाए जाते हैं। ओके, ये जो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मिल्क फॉर्मेशन का काम करते हैं। मतलब ये ग्लैंड क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। ओके, ये जो ग्लैंड होता है वो क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। अब क्या होता है, अब ये मिल्क फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, डक्ट में जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर फिर डक्ट होते हैं,
डक्ट्स होते हैं। तो ये मिल्क क्या करता है, नहीं सॉरी, ये डक्ट क्या करता है, ये मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है और कहां पहुंच जाता है, इसे निप्पल तक पहुंच जाता है, निप्पल्स तक पहुंच जाता है। एकदम सिंपल है। ओके, तो मतलब ये यहाँ पे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं आपका कि जो कैंसर सेल्स है वो ब्रेस्ट के कौन से स्ट्रक्चर में ग्रोथ करती है, हम लोग अभी ये देख रहे हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेस्ट में क्या होता है, मेनली जो कॉज करता है वो तो अपर आउटर क्वाड्रेंट जो था वो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे मेनली कॉज करता है। साथ ही साथ अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कैंसर सेल है वो कहाँ पे ग्रोथ करती है। तो कैंसर सेल जो होती है वो ब्रेस्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ओके, ब्रेस्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर लोब पाए जाते हैं, लोब के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, लोब्यूल्स के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्लैंड जो होती है वो मिल्क फॉर्मेशन का काम करती है। उसके बाद ये जो डक्ट होता है वो मिल्क को क्या करता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करने का काम करता है निप्पल्स तक। मतलब डक्ट क्या कर रहा है, मिल्क को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। ओके, मिल्क को सिक्रीट करता है और कहां पहुंच जाता है, निप्पल तक पहुंच जाता है। ओके, तो क्या होता है जब भी जो ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं जहां पे कैंसर सेल्स का ग्रोथ होता है, ओके, जो ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं जहां पे कैंसर सेल का ग्रोथ होता है वो कहां पे होता है, लोब्यूल्स में होता है। ओके, जहां पे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड पाया जाता है। वो जहां पे जो कैंसर सेल्स जो होते हैं, जहां पे कैंसर सेल्स का ग्रोथ होता है वो कहां पे होता है, लोब्यूल्स में होता है। ओके, जहां पे क्या पाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड पाए जाते हैं। ओके, तो कहां पे कैंसर सेल का ग्रोथ हुआ, पहला हुआ लोब्यूल्स में। सेकंड जो होता है वो कहां पे होता है, डक्ट पे होता है। डक्ट जहां पे क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, जो मिल्क सिक्रीट होके निप्पल तक पहुंच जाता है। तो सेकंड तक कहां पे आपका जो ब्रेस्ट कैंसर का जो ग्रोथ हुआ वो हुआ आपका डक्ट में हुआ। तो क्या हुआ, जो आपका जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का जो ग्रोथ है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का, वो ग्रोथ कहां पे हो रहा है आपका, सबसे पहले मैंने आपको बताया अपर आउटर quadrant, second one is the lobules, third one is a duct। ओके, ये तीन जगह में आपका क्या होगा, कैंसर सेल का ग्रोथ होगा। समझ में आया। ओके, ये तीन जगह में क्या हुआ, कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सेल का ग्रोथ होगा। ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ये मतलब ये मैंने थोड़ा सा सुपरफिशियली बताया कि कैंसर सेल्स क्या होते हैं, कैंसर सेल्स का ग्रोथ कहाँ, ब्रेस्ट कैंसर सेल का ग्रोथ कहाँ पे होता है। अब हम थोड़ा सा इसका मेडिकल सेंटेंस में इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि आपको ये एग्जाम में याद करने में भी आसानी हो। ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैंसर सेल ग्रोथ कहाँ हो रहा है, तो इससे क्या रहेगा कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, ब्रेस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं, लोब्यूल्स ग्लैंड पाए जाते हैं जो मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क सिक्रीशन का काम करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर इज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रेस्ट कैंसर इज द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल। ओके, देन बताया था इट इज यूजुअली डेवलप एनीवेयर इन द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट के किसी भी एरिया पे डेवलप हो जाता है, बट मेनली कहां पे होता है ये आपका, इट इज यूजुअली डेवलप एनी एरिया ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, यूजुअली डेवलप द एनी एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, बट मेनली कहां पे बताया था मैंने, मोस्ट ऑकर्स, बट मोस्टली ऑकर्स इन अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट जो मैंने आपको भी बताया था।
ओके। एंड वेयर द मोस्ट ब्रेस्ट टिश्यू इज द लोकेटेड, यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने बताया था ब्रेस्ट में जो निप्पल के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम लोग अपर आउटर क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे ब्रेस्ट के टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दैट इज बोला है आपको वेयर द मोस्ट ब्रेस्ट टिश्यू इज द लोकेटेड, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ब्रेस्ट के टिश्यूज पाए जाते हैं, इसलिए मेनली जो होता है जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में कॉज करता है। ओके, यहाँ पे डेवलप करता है। अब उसके बाद आता है, मैंने आपको अभी बताया था कि मेनली यूजुअली कहाँ पे डेवलप होता है, ये लोब्यूल्स में डेवलप होता है, जो क्या करता है वहां पे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाए जाते हैं। सेकेंड, ब्रेस्ट कैंसर ग्रोथ इन, कहां पे ग्रोथ कर रहा है आपका, लोब्यूल्स में, जहां पे क्या पाए जाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ओके, लोब्यूल्स में कर रहा है जहां पे क्या पाए जाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। एंड सेकंड जो होता है वो क्या होता है आपका, डक्ट होता है, जहां पे क्या होता है, ड्रेन द मिल्क फ्रॉम द लोब्यूल्स टू द निप्पल, मतलब सिक्रीट द मिल्क, सिक्रीट द मिल्क फ्रॉम द nobules to the nipple। ओके, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको क्लियर कराया। इसमें सिंपल सा चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर में एबनॉर्मल ब्रेस्ट सेल का ग्रोथ होना, अनकंट्रोल्ड ब्रेस्ट सेल्स का ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। ओके, ये जो ब्रेस्ट के किसी भी एरिया पे डेवलप हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, बट मेनली जो कॉज करता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, जो निप्पल के ऊपर का हिस्सा होता है वो आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट कहलाता है। ओके, इसके अलावा ये ब्रेस्ट के कौन से स्ट्रक्चर में ग्रोथ होता है, तो ब्रेस्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वहां पे क्या पाए जाते हैं, वहां पे लोब पाए जाते हैं, लोब के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और लोब्यूल्स के अंदर आपका ग्लैंड पाया जाता है। जो क्या होता है, ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन का काम करता है, मिल्क के प्रोडक्शन का काम करता है। ओके, फिर उसके बाद ग्लैंड के अंदर डक्ट पाई जाती है, जो डक्ट क्या होता है, ये डक्ट क्या करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है और निप्पल तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो कैंसर सेल्स है वो कहाँ पे ग्रोथ होते हैं, पहला लोब्यूल्स में ग्रोथ होते हैं, सेकेंड वन इज अ डक्ट में ग्रोथ होते हैं। ओके, तो तीन जगह पे आपके ब्रेस्ट कैंसर सेल ग्रोथ होते हैं। अब हम देखते हैं आपके फॉर्म्स, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या फॉर्म्स है। ओके, तो इसमें सबसे पहला होता है आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा फर्स्ट वन इज अ, सेकंड जो है वो आपका क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, थर्ड जो है वो आपका क्या है, इन्वेंसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इन्वेंसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। एंड देन फोर्थ वन इज अ लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, तो ये आपके चार फॉर्म्स है आपके ब्रेस्ट कैंसर के। पहला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर में आपको ये लिखना ही होगा। तो उस कंडीशन में ये है आपके चार फॉर्म्स। पहला है आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा, सेकंड है आपका डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, थर्ड वन इज अ इन्वेंसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, फोर्थ वन इज अ लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा।
तो इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है, जो फर्स्ट ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट होते हैं जो मिल्क को सिक्रीट करने का काम करते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वन हम लोग क्या देखेंगे, आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा में डक्ट देखते हैं। ओके, तो डक्ट क्या है आपके, क्या करते हैं, ये मिल्क को सिक्रीट करने का काम करते हैं, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क को सिक्रीट करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मिल्क को निप्पल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, तो ये था आपका डक्ट। दूसरा होता है आपका इन्वेंसिव, इन्वेंसिव। ओके, तो इन्वेंसिव आपका क्या होता है, सेकंड जो होता है इन्वेंसिव का मतलब होता है आपका मैलिग्नेंसी। ओके, मतलब ये क्या होता है, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंसी। ओके, इन्वेंसिव कौन से फॉर्म में होता है, ये मैलिग्नेंसी फॉर्म में होता है। दैट मीन्स क्या करता है, ये जो कैंसरस सेल्स को क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है, मतलब ये स्प्रेड करता है। कैंसर सेल्स को क्या करेगा, ये स्प्रेड करेगा, कैंसर सेल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करेगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट टाइप के कंडीशन में डक्ट में जो कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं, ओके, वो कैंसर सेल्स क्या होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब क्या होंगे वो, वहां पे कैंसर सेल्स क्या होगा, वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह में स्प्रेड होने लगेगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपका, इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा। ओके, तो इसमें क्या बोला, इट इज अ ऑकर मोस्ट केसेस, ये मेनली लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ये आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कैंसर डेवलप इन द डक्ट, कहां पे कैंसर डेवलप होगा, कैंसर डेवलप इन डक्ट्स। ओके, कैंसर कहां पे डेवलप होगा, डक्ट्स पे डेवलप होगा। साथ ही साथ क्या होगा, इन्वेड एंड स्प्रेड सो द अदर ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि जो आप मैंने अभी आपको बताया, जो इन्वेंसिव का मतलब क्या होता है आपका, मैलिग्नेंसी फॉर्म में रहता है। इन्वेंसिव मतलब क्या होता है, ये स्प्रेड होने का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, जो कैंसर सेल्स कहाँ पे डेवलप होगा, डक्ट पे डेवलप होगा, जो मिल्क के सिक्रेट करने का काम करता है और स्प्रेड करेगा अदर ब्रेस्ट टिश्यू में, एंड स्प्रेड टू द अदर ब्रेस्ट टिश्यूज। ओके, तो ये स्प्रेड करेगा दूसरे ब्रेस्ट टिश्यूज में। ये था आपका पहला इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा। सेकेंड जो है वो आपका क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, इसमें क्या होता है, कैंसर सेल प्रेजेंट इन डक्ट हैव नॉट बी स्प्रेड एनीवेयर, कैंसर सेल्स present in duct and have not been spread to एनीवेयर। ओके, सो इसमें क्या बोला है, कार्सिनोमा इन सीटू, पहला तो आप लोग ले डक्टल, आप जानते हैं मिल्क सिक्रेट करने का काम करता है। सेकंड होता है कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू, इन सीटू का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते, वो क्या होता है, जो सेल्स है उसी के सरफेस एरिया पे ग्रोथ करते हैं। जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो जहां पे ब्रेस्ट के टिश्यूज पाए जाते हैं, ब्रेस्ट के सेल्स पाए जाते हैं, उसी के सरफेस एरिया पे क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये होता है, मतलब ये स्प्रेड करने का काम नहीं करते। ओके, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह में जाने का काम नहीं करते कैंसर सेल्स, ये जहां पे उसके सरफेस एरिया है वहीं पे ये क्या करेंगे, कैंसर सेल्स डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो कैंसर सेल्स है वो डक्ट में ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये अदर जो है दूसरी जगह पे ग्रोथ नहीं करेगा। ओके, तो ये होता है कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब।
तो ये कौन से फॉर्म में रहता है, ये बिनाइन फॉर्म में रहता है। जो कार्सिनोमा इन सीटू कौन से फॉर्म में रहता है, बिनाइन फॉर्म में रहता है कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, एंड देन जो आपका इन्वेंसिव जो होता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, वो मैलिग्नेंट फॉर्म में रहता है। ओके, तो हमारा जो थर्ड वन है वो क्या है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, इन्वेंसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इन्वेंसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ओके, ये सिंपल सा मीनिंग है, आपको समझ में आ ही गया होगा। लोब जो क्या होते हैं, जहां पे मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड पाए जाते हैं, तो इस लोब में क्या होता है, ये अभी हमारे पास कौन सा कार्सिनोमा है, ये हमारे पास इन्वेंसिव कार्सिनोमा है। मतलब ये कौन से फॉर्म में है, ये मैलिग्नेंट फॉर्म में है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्प्रेड करने का काम कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो क्या हुआ, इट ऑकर द 10% ऑफ केसेस, 10% लोगों को ये चीज होता है। इट ऑकर्स 10% ऑफ पेशेंट, 10% लोगों को ये चीज होता है। एंड विच कैंसर डेवलप इन द मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल एंड स्प्रेड टू द अदर। कैंसर कहां पे डेवलप हुआ, कैंसर डेवलप्ड इन मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स एंड स्प्रेड टू द अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंसर कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कैंसर आपका डेवलप हो रहा है लोब्यूल्स में, जहां पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, और स्प्रेड हो रहा है अदर पार्ट में। ओके, तो सिंपल सा है, क्योंकि क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, ये मैलिग्नेंट फॉर्म में है, ये स्प्रेड होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सेकेंड जो था, थर्ड फोर्थ वन था, वो क्या था आपका, लोब्यूल कार्सिनोमा इन सीटू। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, तो ये भी आपको नाम से समझ में आ गया होगा, आपको समझाते समझाते ये चीजें याद हो गई होगी। तो इसमें क्या होता है, ये लेस कॉमन होता है और लेस सीवियर होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, लेस कॉमन, मेनली लोगों को ये चीज नहीं होता, एंड लेस सीवियर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब जो कैंसर सेल्स है वो कहाँ पे डेवलप होगा, आपके लोब्स पे डेवलप होगा। ये कहीं स्प्रेड नहीं होगा, अगर उसे जो लोब के सरफेस एरिया है वहीं पे ही जो कैंसर सेल्स है वो डेवलप होगा। तो इसके चार फॉर्म्स है ब्रेस्ट कैंसर के। पहला होता है आपका इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा, जिसमें क्या होता है, इन्वेंसिव का मतलब होता है ये मैलिग्नेंट फॉर्म में रहता है। मतलब जो इसमें जो कैंसर सेल्स है वो डेवलप होंगे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होंगे। मतलब ये डक्ट में डेवलप होगा और डक्ट के साथ साथ उसके जो अदर टिश्यूज है वहां भी स्प्रेड होने का काम करेगा। सेकंड जो होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब क्या होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो उसी सेल्स के सरफेस एरिया पे ही प्रेजेंट रहेंगे, वो स्प्रेड होने का काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स वहां पे क्या बोल रहा है, जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो कहां पे डेवलप हुए, डक्ट में डेवलप हो, वो स्प्रेड होने का काम नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही आपका इन्वेंसिव लोबुलर कार्सिनोमा में आएगा, जो कैंसर सेल्स है लोब में डेवलप करेंगे और वहां से वो स्प्रेड होंगे। लेकिन लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में कैंसर सेल्स लोब में डेवलप करेंगे बट वहां से स्प्रेड नहीं होंगे, लोब पे ही प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो ये इसके सिंपल से चार फॉर्म है ब्रेस्ट कैंसर के। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके ओके, कॉजेस। कॉजेस में इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या है, एग्जैक्ट कॉजेस अननोन। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही होगा, इसका जो कॉजेस होता है वो अननोन होता है, एग्जैक्ट कॉजेस हमें नहीं पता रहता। बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर ऐसा दिया देखे जाते हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है
जिससे ये चांस होता है कि ब्रेस्ट कैंसर इसमें इस वजह से डेवलप हुआ है करके। ओके, तो उसमें सबसे पहले एज आता है, एज फैक्टर दैट मीन्स अबव 60 years ऑफ एज। ओके, 60 ईयर्स ऑफ द एज है उस कंडीशन में कॉज कर सकता है। ओके, एज अगर ज्यादा है, 60 ईयर से अबव है, ओके, तो उस समय तक क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, मेनोपॉज का कंडीशन हो सकता है। ओके, या फिर बहुत ज्यादा जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से भी कैंसरस सेल्स ग्रोथ हो सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो आपका पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। ओके, पर्सनल हिस्ट्री में आपका फीमेल हैड अ ब्रेस्ट कैंसर, इन वन ब्रेस्ट हैज अ इंक्रीज रिस्क गेटिंग द कैंसर हेयर टू अदर ब्रेस्ट। मतलब क्या है पर्सनल हिस्ट्री में, क्या है, अगर जो फीमेल को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, अगर एक ब्रेस्ट में अगर उनका कैंसर इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा चांसेस होता है कि इन फ्यूचर में फर्दर जो ब्रेस्ट है, मतलब जो उनका दूसरा ब्रेस्ट है, उस पर भी कैंसर जो है वो ग्रोथ होने के उसके चांसेस हो सकते हैं। ओके, देन आपका फैमिली हिस्ट्री आएगा। फैमिली हिस्ट्री में भी अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है या फिर कोई जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है आपका। फैमिली हिस्ट्री दैट मीन्स जीन चेंजेस। जीन चेंजेस में आपके कौन से हो सकते हैं, आपका BRCA1 एंड BRCA2। ओके, ये जीन्स हैं, इस जीन में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, ओके, BRCA1 या BRCA2 इस जीन में अगर चेंजेस आते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट जो सेल्स हैं वो ग्रोथ हो सकते हैं। ओके, अब नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है ब्रेस्ट सेल्स का। नेक्स्ट जो होता है वो आपका आता है रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ओके, रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री दैट मीन्स आपका क्या है, अगर जो वुमेन है, अगर वो ओल्डर है, ओल्ड एज की वुमेन है, वुमेन व्हेन सी हैज अ हर फर्स्ट चाइल्ड ग्रेटर द चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। मतलब अगर जो वुमेन है, अगर वो 45 प्लस एज में अगर वो बेबी कंसीव कर रही है, ओके, 45 प्लस 50 प्लस एज में बेबी कंसीव कर रही है, तो क्या होगा, वहां पे हार्मोनल इंबैलेंस होगा, और हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव में पहला, अगर वोल्डर वुमेन, क्या अगर उसका फर्स्ट चाइल्ड चाइल्ड अगर 45 या 50 प्लस एज में हो रहा है, मतलब ओल्डर वुमेन का फर्स्ट चाइल्ड, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। ओके, सेकंड जो हो सकता है रिप्रोडक्टिव में, वुमेन हु हैड देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिफोर द एज ऑफ 12, दैट मीन मिनार्की का अगर एज है उनका, अगर यहाँ पे जो वुमेन है, जो फीमेल चाइल्ड है, अगर उसका, सॉरी, वुमेन है, वो उनका जो पहला मिनार्की है वो 12 से एज के पहले आया हुआ है, जो उनका जो मिनार्की, दैट मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया है मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उस समय मैं आपको क्लियर की थी, जो मेनार्की होता है वो क्या होता है, अगर जो वुमेन का फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड जो एज में आता है वो एज होता है आपका 14 टू 16। तो जब 14 टू 16 में जो फीमेल चाइल्ड है, जो इनका पीरियड आता है, ये फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। ओके, तो अगर किसी फीमेल का, अगर किसी वुमेन का मिनार्की अगर 12 के पहले आ जाए, बिफोर द 12 एज, मतलब यहाँ पे 12 साल की उम्र से अगर पहले उसको पीरियड आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं फ्यूचर में। ओके, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, वुमेन हु वेंट द थ्रू द मेनोपॉज लेटर स्टेज ऑफ द एज ऑफ द 55। ओके,
मतलब सेकंड जो होता है उस रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में क्या हो सकता है आपका, कि अगर वुमेन का जो मेनोपॉज का कंडीशन है, मतलब जो पीरियड बंद होने का कंडीशन है, मेनोपॉज का कंडीशन है, अगर वो अबव 55 एज से ऊपर है, मतलब क्या हो रहा है कि जो उनका जो मेनोपॉज है वो बहुत लेटर स्टेज में हो रहा है, बहुत लेट में उनका मेनोपॉज हो रहा है, 55 प्लस 60 प्लस में उनका मेनोपॉज हो रहा है, तो उस समय भी चांसेस होते हैं कि वो वुमेन को क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके अगर अगर पहला चीज उसका मिनारकी जो हो रहा है वो 12 से पहले हो रहा है, अगर वो 12 साल, जैसे 10 साल में उनका पीरियड आ गया है, 9 साल में उनका पीरियड आ गया है, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ होंगे और उनके डेवलप होगा उसका। सेकंड जो होगा, अगर वुमेन का अगर जो मेनोपॉज का कंडीशन है वो बहुत लेटर स्टेज में स्टार्ट हुआ है, उसका मेनोपॉज लाइक 60 ईयर में हो रहा है, 65 ईयर में हो रहा है, 55 प्लस एज में हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड वन जो होता है वो आपका क्या होता है, वुमेन हु हैव गिव बर्थ, मतलब क्या होता है, दैट मीन्स क्या बोल रहा है, हु हैव नॉट गिविंग द बर्थ, मतलब क्या बोला है आपका कि कोई जो वुमेन है वो बेबी नहीं बर्थ कर पा रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव है, इसमें आपके तीन कंडीशन है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में। सबसे पहला जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि ओल्डर वुमेन गेटिंग द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट है आपका ओल्डर वुमेन गेटिंग द फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 45 अबव। अगर 45 साल की उम्र में वो अगर वो पहला बेबी डिलीवर्ड करती है, पहली बार माँ बनती है, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा। सेकंड जो होगा, वुमेन हैव जो मिनार्की उनका कंडीशन है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिफोर एज ऑफ 12, वुमेन हैव menstrual period before एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र से पहले अगर उसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ रहा है, उस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होंगे। सेकंड जो थर्ड वन जो होगा वो क्या होगा, अगर वुमेन हैव मेनोपॉज कंडीशन आफ्टर एज ऑफ 55, वुमेन हैव मेनोपॉज कंडीशन आफ्टर एज ऑफ 55। ओके 55 प्लस एज में अगर उसको मेनोपॉज कंडीशन हो रहा है, उस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होंगे। लास्ट है वुमेन हु नेवर गिव बर्थ, वुमेन हु नेवर गिव बर्थ। ओके अगर जो वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, बेबी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर रही है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर से डेवलप हो सकता है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में आपके तीन कंडीशन हुए हैं। ओके 45 अबव एज है और वो प्रेग्नेंट हो रही है, या फिर अगर उसका पीरियड 12 साल की उम्र से पहले आ रहा है, या फिर अगर 55 प्लस एज के बाद उसको मेनोपॉज आ रहा है, या फिर वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है। ओके नेक्स्ट जो था आपका रेडिएशन थेरेपी टू दी चेस्ट, अगर चेस्ट में अगर रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी हम लोग दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जो कैंसरस सेल्स है वो डेवलप हो सकते हैं। बट ये आपको पता ही होगा कि कैंसर सेल्स को डेवलप होने के लिए लाइक रेडिएशन थेरेपी में ब्रेस्ट कैंसर सेल्स से डेवलप नहीं होंगे, वो अदर कैंसर सेल्स भी बॉडी के किसी भी एरिया पे डेवलप हो सकते हैं। ओके देन आता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, पहला तो आपका रेडिएशन थेरेपी होगा, रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट होगा वो आपका क्या होगा,
हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है, मतलब वुमेन जो है वो एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन। ओके, अगर जो वुमेन है वो कंटिन्यू एक्सपोज हो रही है, वुमेन कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, अगर वुमेन है, अगर वो कंटिन्यू एक्सपोज हो रही है एस्ट्रोजन से, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर सेल्स डेवलप हो सकते हैं। देन आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रहा है। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रहा है उस कंडीशन में। ओबेसिटी तो हर किसी का रीजन होता है, ये तो आपको पता होगा। ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, या ड्रिंकिंग अल्कोहल। ओके, तो ये सारे जो है कुछ कुछ रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कॉजेज तो है वो तो हमारे अननोन है, ये तो आपको पता ही है। तो कुछ कुछ रिस्क फैक्टर हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर एज है, एज अबाउट 60 ईयर्स ऑफ द एज है, अगर 60 ईयर्स ऑफ द एज है और उसको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर कुछ डिजीज कंडीशन कॉज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो था वो आपका पर्सनल हिस्ट्री था, फैमिली हिस्ट्री था। ओके, तो इसमें क्या है आपका, अगर जो वुमेन है, अगर उसको अगर एक ब्रेस्ट में अगर उसका कैंसर सेल डेवलप हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके सेकंड ब्रेस्ट में भी चांसेस होते हैं कैंसर सेल्स के डेवलप होने के। ओके, फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, जीन चेंजेस हो सकते हैं, जैसे BRCA1 एंड BRCA2, ये जीन होते हैं, इसमें म्यूटेशन हो सकता है या फिर इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी कैंसरस सेल डेवलप हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री। अगर रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री है, जिसमें मैंने 4 कंडीशन आपको क्लियर किया था, 4 कंडीशन में हमारा पहला कंडीशन था, अगर जो वुमेन है वो 45 प्लस एज के बाद में बेबी कंसीव कर रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, उस कंडीशन में होगा। सेकंड होगा, अगर वुमेन है उसका जो मेनार्की है, उसका पहला पीरियड है अगर 12 साल से पहले आया हुआ है, उस कंडीशन में कैंसरस सेल डेवलप होगा। थर्ड वन जो था मैंने आपको बताया था, अगर वुमेन है उसका जो मेनोपॉज है, अगर 55 प्लस ईयर के बाद उसका मेनोपॉज हो रहा है, मतलब लेटर स्टेज में हो रहा है, उस कंडीशन में कैंसरस सेल डेवलप होगा। फोर्थ मैंने बताया था, अगर वुमेन है नेवर गिव द बर्थ, अगर वो बेबी को ही जन्म नहीं दे पा रही है, अगर वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में भी कैंसर सेल डेवलप होगा। ओके, तो इसके 4 कंडीशन मैंने बताए थे। रेडिएशन थेरेपी अगर ले रही है वो ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी कॉजेस, उस कंडीशन में भी कैंसर सेल डेवलप हो सकते हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट मीन्स अगर कंटिन्यू एक्सपोजर हो रही है एस्ट्रोजन हार्मोन के, तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे, कैंसर सेल डेवलप होंगे। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रहा है, दैट मीन्स हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। ओबेसिटी हर किसी का रीजन होता है, ओबेसिटी कॉज करने में आपका बॉडी में बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, ओबेसिटी जो रीजन है, तो उसमें से एक रीजन है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। देन आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बॉडी में एक्सरसाइज नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ कॉजेस और रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट जो है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इस कंडीशन में क्या होता है, अ लिम्फ और थिकनिंग ऑफ द नियर द ब्रेस्ट अंडर द आर्म एरिया, दैट मीन्स क्या है, लिम्फ और थिकनिंग ऐसा फील होगा नियर द ब्रेस्ट। लिम्फ एंड थिकनिंग नियर द ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट जो था वो आपका क्या था,
अ चेंज इन साइज और शेप ऑफ ब्रेस्ट, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है आपके। नेक्स्ट है द स्किन ऑफ ब्रेस्ट एरियोला और निप्पल में भी स्कैली एंड रेडनेस एंड सॉलोइंग। स्किन ऑफ ब्रेस्ट इन रेडनेस एंड सॉलोइंग। यहाँ पे swelling, okay, skin irritation, breast pain, skin irritation, breast pain, okay, enlarge the abnormal discharge of the breast, abnormal discharge of the breast। ओके, सो ये आपके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में देखे जा सकते हैं। उसमें पहला क्या होता है, लिम्फ एंड थिकनिंग ऑफ नियर द ब्रेस्ट। लिम्फ मतलब होता है आपका मतलब नोड्यूल्स, जो नोड्यूल्स के टाइप का होता है, मतलब गांठ पड़ जाना, गठान पड़ जाना। ओके, और थोड़ा सा मतलब थिकनिंग मोटा मोटा सा लगना, तो ब्रेस्ट के पास में थोड़ा सा गांठें पड़ जाती है। ओके, तो वहां पे और थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप थिकनिंग हो जाती है, तो वो हमको ऐसा फील होता है, हमको पता चलता है। तो लिम्फ और थिकनिंग हो जाता है ब्रेस्ट के नियर में। उसके बाद जो ब्रेस्ट का शेप और साइज है वो क्या होगा, चेंज होगा। ओके, ब्रेस्ट का जो शेप है, जो साइज है, वो हमारा चेंज होता नजर आएगा। मतलब क्या हो सकता है, जो जिस ब्रेस्ट में कैंसर डेवलप है हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए एज कंपैरिजन टू सेकंड ब्रेस्ट। उसके बाद आता है आपका स्किन ऑफ ब्रेस्ट ऑफ रेडनेस एंड स्वेलिंग। जो ब्रेस्ट का जो स्किन है, ओके, जो ऊपर का जो स्किन है, ऊपर का जो एरिया, वहां पे थोड़ा सा रेडनेस और स्वेलिंग नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो था वो स्किन इरिटेशन। इसमें क्या होगा, जो आपका जो स्किन है, ब्रेस्ट का जो स्किन है, वहां पे इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो था वो ब्रेस्ट में पेन होगा और एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ दी ब्रेस्ट। क्या होता है, रेडनेस और स्वेलिंग के साथ साथ वहां पे क्या होता है, एबनॉर्मल निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है। वो कुछ वाइटीज रहेगा और थोड़े से स्मेली रहेंगे। ओके, जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा वो थोड़े से स्मेली रहेंगे, थोड़ा सा बोल सकते हो डार्क व्हाइट कलर में रहेंगे। तो उस टाइप के जो कुछ लिक्विड्स हैं वो डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट से कैंसर्स के कंडीशन में। तो ये थे हमारे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपके डायग्नोसिस फाइंडिंग। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस फाइंडिंग। एन क्या है, यूएसजी, एमआरआई, बायोप्सी। ओके, सो ये है कुछ हमारे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जिसमें जो है हमारा सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग लेंगे। उस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, कि प्रीवियस में उन्होंने कोई सर्जरी तो नहीं करवाया था, कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो उन्होंने नहीं लिया था, कितने बार वो रेडिएशन थेरेपी के एक्सपोजर में आई है, कितने बार उनका एक्सरे हुआ है, या उनको कितनी बार जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन से डिजीज कंडीशन से वो सफर करी है प्रीवियसली, या कौन से मेडिकेशंस वो अभी यूज कर रही है। ये सारी चीजें हम लोग मेडिकल
मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट का हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे कि जो नोड्यूल्स है, जो लंप है, वो मूवेबल है कि वो वहीं पे स्थिर है, या फिर वो जो गांठें हैं वो कितनी गांठें हैं, एक गांठें हैं या एक से ज्यादा गांठें हैं, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। देन हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे आपका यूएसजी, मतलब बोला जाता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल ऑर्गन है, उसे हम लोग एग्जामिन करेंगे। देन है सिटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, जिसमें जो हम लोग कंप्यूटर में एक डायग्नोस्टिक पिक्चर्स, मतलब एक डायग्नोस्टिक डायग्राम हमको पता चलेगा, जिसमें हम लोग सिटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू में जो नोड्यूल्स है उसका हम लोग कंडीशंस देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, जो अंदर के जो जो गांठें हैं, जो नोड्यूल्स है, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग सिरिंज के थ्रू हम लोग उसे बाहर निकालेंगे, उसके जो कैंसरस सेल है या फिर जो नोड्यूल्स फॉर्म हुआ है उसे हम लोग निकालेंगे, और उसको माइक्रोस्कोपी में थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग माइक्रोस्कोपिक उसमें हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इस जो सेल्स है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है क्या, वो कैंसरस सेल है या नहीं है, उस कंडीशन को भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। ओके, तो ये जो कंडीशन होता है ये आपका एक फाइब्रोएडिमा बोला जाता है, वो कंडीशन भी आता है। फाइब्रोएडिमा में क्या होता है, ये मेनली जो होता है वो वुमेन को लैक्टेशन के पीरियड में होता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन क्या कहलाता है आपका, लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। तो लैक्टेशन पीरियड के टाइम में ओके तो उस समय क्या होता है, जो ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिमा होने के चांसेस होते हैं। ये कई वुमेन को पहले भी हो जाता है, लाइक अपना 18-19 साल के एज में भी उनको फाइब्रोएडिमा हो जाता है। फाइब्रोएडिमा क्या होता है, ब्रेस्ट के जो अंदर होता है यहाँ पे कुछ कुछ गांठें पाई जाती है। ओके, जो ये जो गांठें पाई जाती है इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रोएडिमा। मेनली जो होता है ये लैक्टेशन के पीरियड में होता है। तो बायोप्सी में हम लोग ये पता करते हैं कि फाइब्रोएडिमा का है कि वो ब्रेस्ट कैंसर का सेल है। तो फाइब्रोएडिमा के सेल्स में क्या हम आइडेंटिफाई, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइब्रोएडिमा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ पे ब्रेस्ट का जो सेल्स है उसको बोला जाता है लाइक मांस का लोथड़ा, जो नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं वो ये होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं और गांठें बन जाती है। और ये जो गांठ होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है। मतलब अगर जो फीमेल है अगर अपने ब्रेस्ट में अगर वो प्रेस करेगी तो उसे ये जो गांठें हैं वो उसे समझ में आएगी कि उसके ब्रेस्ट में कुछ गांठ बन गया। और ये गांठ जो होता है वो मूवेबल हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके, ये जो होता है वो पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, मतलब वुमेन को कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता। कैंसरस में पेन होगा और उसको वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, ये सब फाइब्रोएडिमा की कंडीशन में नहीं होता। बस यहाँ पे जो होता है वो मांस यहाँ पे पूरा जम जाता है, लाइक जो सेल्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहां पे क्या होते हैं, यहीं पे मूव करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फाइब्रोएडिमा के केसेस में हम लोग ब्रेस्ट में चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के इंसिजन करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेल्स है उसको बाहर निकालते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें एग्जामिन करते हैं कि इसमें कुछ कैंसरस के सेल्स तो नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है कि कैंसरस वहां पे दोबारा डेवलप हो सकता है। तो हम लोग ये चीज को भी जांच करते हैं। तो बायोप्सी में हमको ये सारी चीजें भी पता चलती है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग जो होता है एंड अर्ली डिटेक्टेशन। स्क्रीनिंग में हम लोग क्या देखते हैं, उसमें आपका होता है स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्टेशन। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्टेशन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, शुड बी डन मंथली टू चेक द एनी चेंजेस ऑफ द ब्रेस्ट। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्टेशन में हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसमें जो वुमेन होती है उसे हम लोग बोलते हैं कि आप घर पे ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। इसमें क्या पता चलेगा, कोई आपको ब्रेस्ट में चेंजेस तो है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। और ये डन पर मंथ एग्जैक्ट डेट, दैट मीन्स क्या बोला है, अगर इस मंथ के मान लो अक्टूबर के अगर वो 28 को ब्रेस्ट सेल का एग्जामिनेशन कर रही है, मतलब खुद से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रही है, तो वो नेक्स्ट मंथ के नवंबर के 28 को ही ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन दोबारा करेगी। मतलब जो इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो एग्जामिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है
एग्जैक्ट डेट पे ही हम एग्जामिन करते हैं ब्रेस्ट का। हम लोग ये गाइड कर देते हैं वुमेन को कि आपने जैसे 2 तारीख को अपना एग्जामिन किया है तो नेक्स्ट मंथ के भी 2 तारीख को ही आप सेकंड अपना एग्जामिन करेंगे। उसके बाद अब ये पता करेंगे कि आपके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नजर नहीं आया है, कोई चेंजेस है कि नहीं है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें पता करेंगे स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्टेशन में। ओके, तो ये थे आपके कुछ डायग्नोसिस फाइंडिंग, जिसमें हमारा जो था वो हिस्ट्री टेकिंग था, फिजिकल एग्जामिनेशन था, उसके बाद आपका यूएसजी था, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम लोग पता करेंगे, एसिटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि फाइब्रोइडीमा का सेल्स है वहां पे कि वो कैंसरस सेल्स है, और अर्ली डिटेक्टेशन में हम लोग ब्रेस्ट के जो चेंजेस है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपका है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज द आइदर लोकल थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में हम लोग कैसा ऑप्शन रखते हैं, लोकल थेरेपी एंड सिस्टमिक थेरेपी। ओके, इसमें हम लोग 2 टाइप का एक वो रखते हैं, ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखते हैं। पहला हमारा लोकल थेरेपी होता है, सेकंड जो होता है वो आपका सिस्टमिक थेरेपी होता है। तो लोकल थेरेपी में क्या होता है आपका, इट इज यूज व्हेन द एरिया कैंसरस सेल जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो कैंसरस सेल्स है वो वहीं पे लोकलाइट एरिया में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू मैंने आपको फॉर्म्स में बताया था कि उसमें जो कैंसरस सेल्स है वो स्प्रेड नहीं होते, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जाते, वो बिनाइन फॉर्म में रहते हैं। तो लोकल थेरेपी में हम लोग ऐसा एक ट्रीटमेंट, ऐसे कैंसरस सेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें जो कैंसरस सेल्स है वो ब्रेस्ट के जो एरिया है वहीं पे ही प्रेजेंट है, लोकल एरिया पे ही प्रेजेंट है। ओके, तो उसमें आता है हमारा सर्जरी। सर्जरी में हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे वो जो आपका जो ब्रेस्ट का एरिया है जहां पे आपके कैंसर सेल्स प्रेजेंट है वो उसको कट करेंगे, सेल्स को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये लोकल है। सेकंड रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन देके जहां पे एरिया है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे कैंसरस सेल्स को। ओके, तो ये जो सिंपल होता है लोकल थेरेपी, जो कार्सिनोमा इन सीटू मतलब वो ऐसा कैंसर सेल्स जो ब्रेस्ट के उसी एरिया पे प्रेजेंट है, फैला नहीं है, कहीं पे स्प्रेड नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें 2 टाइप का होगा आपका, लोकल थेरेपी में आपका सर्जरी, सेकंड जो होगा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी ये जो होगा वो आपका लोकल थेरेपी पे होगा। ओके, देन सेकंड जो होगा वो हमारा होगा सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी, ओके, सिस्टमिक थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे, इट इज यूज व्हेन द कैंसर सेल इज स्प्रेड इनटू द अदर बॉडी पार्ट। इट इज यूज व्हेन द cancerous cells spread on अदर बॉडी पार्ट। ओके, तो ये ऐसा है जिसमें कैंसरस सेल्स कहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, अदर बॉडी पार्ट में हो रहे हैं, तो हम लोग इसमें सिस्टमिक थेरेपी देंगे। ओके, तो सिस्टमिक थेरेपी में आपका कौन कौन सा आता है, कीमोथेरेपी, क्योंकि कैंसरस सेल्स क्या हो रहे हैं, दूसरे बॉडी पार्ट में, सॉरी, ब्रेस्ट के दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कीमोथेरेपी दिए, बायोलॉजिकल थेरेपी दिए। ओके, एंड देन थर्ड वन हार्मोनल थेरेपी दिए।
ओके, ये 3 थेरेपी हम लोग देते हैं सिस्टमिक की कंडीशन में। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको क्या बताया, लोकल थेरेपी। लोकल थेरेपी में हम लोगों ने क्या दिया था, आपका सर्जरी था और रेडिएशन था। ओके, देन सिस्टमिक थेरेपी में मैंने आपको बताया कीमोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। ओके, तो ये दो टाइप का सबसे पहले मैनेजमेंट देखिएगा आप। मैनेजमेंट में आपके दो मैनेजमेंट है, पहला है आपका लोकल थेरेपी, सेकंड जो है आपका सिस्टमिक थेरेपी है। ओके, तो लोकल थेरेपी में दो टाइप्स बताए थे मैंने, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं ब्रेस्ट, देन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन करके जो पर्टिकुलर एरिया पे कैंसरस सेल्स है उसे हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, देन सेकंड जो मैंने आपको बताया था सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी में क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स वो होते हैं जो स्प्रेड होते हैं अदर बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट के अदर पार्ट में क्या होते हैं, स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमिक थेरेपी। तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, कीमोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी। ओके, हम लोगों ने ये 3 थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकल थेरेपी में सर्जरी, कौन से टाइप की सर्जरी करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा सर्जरी। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी, ओके, ये हम लोग पहला जो हमारा सर्जरी है वो हम लोग करते हैं इसमें, मैसेक्टोमी। ओके, मैसेक्टोमी में क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू। ये कैसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या रिमूव करते हैं, कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू। इट इज प्रोसीजर टू रिमूव कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू, साथ ही साथ सर्जन ऑल्सो रिमूव द लिम्फ नोड। सर्जन ऑल्सो रिमूव द लिम्फ नोड। ओके, तो साथ ही साथ क्या करता है सर्जन जो है वो, क्या लिम्फ नोड भी रिमूव करता है साथ ही साथ। ओके, तो मैसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, जो कैंसरस टिश्यूज जो होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जो कैंसरस टिश्यूज पाए जाते हैं उसे कंप्लीटली रिमूव करते हैं, और साथ ही साथ क्या करता है जो सर्जन है वो लिम्फ नोड को भी रिमूव करता है। ओके, तो इसमें जो आता है वो क्या होता है, ब्रेस्ट स्पैरिंग सर्जरी। पहला जो सर्जरी, जो पहला सर्जरी था मैसेक्टोमी, जिसमें क्या किए हम लोग, जो ब्रेस्ट सेल्स टिश्यूज हैं, कैंसरस टिश्यूज हैं, उसे हम लोग रिमूव किए। सेकंड जो है वो आपका ब्रेस्ट स्पैरिंग सर्जरी। ब्रेस्ट स्पैरिंग सर्जरी। ओके, सो ये है सेकंड है हमारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव करते हैं कैंसर्स बट नॉट अ ब्रेस्ट। मतलब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग जो कैंसरस सेल्स है उसे हम लोग रिमूव करेंगे बट पूरे ब्रेस्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे। दैट मीन्स आता है आपका लिम्फेक्टोमी और पार्शियल मैसेक्टोमी। दैट मीन्स क्या बोला है, एंड देन ऑपरेशन रिमूव द and then operation remove the cancerous cells, not breast but not the complete breast, बट नॉट द कंप्लीट ब्रेस्ट। ओके, बट इसमें, और इसमें क्या होता है आपका, लिम्फेक्टोमी होता है, लिम्फ को रिमूव करना,
एंड साथ ही साथ पार्शियल मैसेक्टोमी। ओके, साथ ही साथ क्या करते हैं, पार्शियल मैसेक्टोमी, मतलब एक तरफ का जो ब्रेस्ट है उसे हम लोग, मतलब अंदर की जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं एक तरफ का। तो ये होता है आपका ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। नेक्स्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी। थर्ड वन क्या है आपका, क्रायोथेरेपी या फिर क्रायो सर्जरी। इसे हम लोग क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इट इज यूज एक्सट्रीम कोल्ड टू फ्रीज एंड किल द कैंसरस सेल्स। इट इज यूज एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रीज टू किल द कैंसरस सेल्स। ओके, इसमें नेक्स्ट जो है आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, मैं आगे बताऊंगी इसको, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है सर्जरी में, पहला सर्जरी में क्या बोला है आपका, मैसेक्टोमी। ओके, मैसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग कंप्लीटली जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। ब्रेस्ट के अंदर जो कैंसरस टिश्यू है, सॉरी, जो कैंसरस टिश्यू है उन लोग क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। ओके, और साथ ही साथ सर्जन क्या करता है, जो लिम्फ नोड है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे लिम्फ में नोड्यूल्स में मतलब ये वो थिकनिंग वाली फील होती है, वहां पे गांठें पाई जाती है, तो उसे भी क्या करता है सर्जन, रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आपका ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी में क्या होता है, ये सिर्फ कैंसरस सेल्स को ही रिमूव करते हैं, ये लोग एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते हैं। ओके, और साथ ही साथ मतलब पार्शियल मैसेक्टोमी, एक तरफ का यहाँ पे ब्रेस्ट को हो सकता है कि रिमूव करे, या फिर लिम्फेक्टोमी, या फिर लिम्फ को रिमूव करे। नेक्स्ट जो है वो क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रीज, मतलब इसे क्या करते हैं, इसमें ना नाइट्रोजन यूज करते हैं, जो नाइट्रोजन जो होता है उसको एक्सट्रीम कोल्ड और फ्रीज कर देते हैं। तो ये क्या करता है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और डाउन टेम्परेचर में ये कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करता है, कैंसरस सेल्स को मारने का काम करता है। टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देते हैं नाइट्रोजन यूज करके, तो ये कैंसरस सेल्स को क्या करेगा, किल करेगा कंप्लीटली। तो ये होता है हमारा क्रायो सर्जरी, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं क्रायोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट जो है आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी करते हैं क्योंकि वो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट सर्जरी फोर्थ वन आपका क्या है, सर्जरी में फोर्थ वन है आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ओके, फोर्थ वन जो है वो आपका क्या है, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। इसमें क्या होता है, इट इज अ रीबिल्डिंग ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर द मैसेक्टोमी और लिम्फेक्टोमी। इट इज डन फॉर द रीबिल्डिंग आफ्टर दी, सॉरी फॉर नहीं होगा, आफ्टर दी मैसेक्टोमी एंड लिम्फेक्टोमी। ओके, मैसेक्टोमी और लिम्फेक्टोमी के बाद में हम लोग ब्रेस्ट को रीबिल्डिंग करते हैं। ओके, ताकि जो ब्रेस्ट है वो, क्यों हम लोग रीबिल्डिंग करते हैं, फॉर द डन टू मेंटेन द बॉडी इमेज। टू मेंटेन द बॉडी
बिकॉज ऑफ क्या होता है, बॉडी इमेज पर्सनालिटीज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, एक ब्रेस्ट को अगर कट कर दिया जाए, एक ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए, या एक ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई तो उसका पार्शियल मैसेक्टॉमी कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी इमेज जो होगी वो थोड़ी डिस्टर्ब, थोड़ी क्या पूरी डिस्टर्ब होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, जो इसमें थोड़ी एबनॉर्मलिटी टाइप की लगेगी, मतलब वो, हाँ मतलब उसमें ये बोल सकते हो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रीबिल्डिंग करते हैं। ओके, तो रीबिल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, पहला होता है आपका, इट इज डन बाय दी, किसमें होता है पहला, प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन, प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन। ओके, तो इसमें हम लोग थोड़ा ब्रेस्ट को रीबिल्डिंग करने के लिए, बॉडी इमेज को फिर से मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फ्लैप सर्जरी करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, फ्लैप सर्जरी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड, टिश्यू फ्रॉम another part of the is removed. Okay, then replace on the breast skin, replace on the breast skin। पहला तो आपको प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन बता रही है, आपको पता ही होगा। प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, वहां पे एज अ आर्टिफिशियल लाइक अ ब्रेस्ट हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, वो लगा देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट तो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो, बॉडी इमेज सही दिखे करके। सेकंड जो होता है वो फ्लैप सर्जरी, ये थोड़ा सा परमानेंट टाइप में आ जाता है। फ्लैप सर्जरी में हम लोग बॉडी का जो दूसरा पार्ट के जो टिश्यूज होते हैं एक्सेसिव, जहां पे मांस का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि वहां पे नीड नहीं है, तो उस जगह को हम लोग सबसे पहले टेक्निकली पहले एग्जामिन कर लेते हैं कि दूसरे जगह पे जाने के बाद उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो कॉज नहीं करेगी, सेल जो होगा वो ग्रोथ होगा तो उसमें कोई एबनॉर्मल तो नहीं आएगा, वो सारी चीजें हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर बॉडी के एक पार्ट से हम लोग टिश्यू को रिमूव करके हम लोग ब्रेस्ट के स्किन में उसे रिप्लेस कर देते हैं, ब्रेस्ट की स्किन में हम लोग लगा देते हैं, बॉडी के एक पार्ट से स्किन रिमूव करके। ये किस में करते हैं हम लोग, फ्लैप सर्जरी में करते हैं। ओके, तो ये जो सर्जरी था, सब जो पहले मैंने आपको बताया था लोकल थेरेपी में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्जरी। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने दो बताया था आपको, लोकल थेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी, पहला है लोकल थेरेपी। लोकल थेरेपी में आता है आपका सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। तो सर्जरी में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने मैसेक्टॉमी, ओके, जिसमें उसके टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं। दूसरा में हमने पढ़ा था ब्रेस्ट स्पैरिंग सर्जरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू कैंसरस सेल्स को रिमूव करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में डीप और फ्रीज करते हैं हम लोग नाइट्रोजन को, और उसके बाद कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। उसके बाद हमने चौथा पढ़ा है आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी क्यों करते हैं, इट इज डन फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर दी मैसेक्टॉमी और लिम्फेक्टॉमी। लिम्फेक्टॉमी और मैसेक्टॉमी के बाद में ब्रेस्ट को रीबिल्डिंग करने के लिए हम लोग रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। ओके, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए मेंटेन द बॉडी इमेज मेंटेन हो उसके लिए, साथ ही साथ प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन करते हैं और फ्लैप सर्जरी करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, आपका रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, इट इज गिवन आइदर द एक्सटर्नली और इंटरनली, इसे हम लोग एक्सटर्नली और इंटरनली हम लोग दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी ये जो होता है वो आपका सिस्टमिक थेरेपी जो है ये उसमें आता है आपका जो आप अभी आपने जो पढ़ा सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, उसको जो आप जैसा मैंने आपको बताया आप वैसा मैनेजमेंट में आप लिखेंगे तो आप इजिली नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो था वो आपका सिस्टमिक थेरेपी में मैंने बताया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोग कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिसमें आता है आपका मैथोट्रेक्सेट आता है, दूसरा होता है 5 फ्लूरोयूरासिल। फ्लूरोयूरासिल एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, ओके। ये सब हम लोग कीमोथेरेपी है उसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी इसमें आता है आपका टैक्सोजिफिन होता है, देन आता है लेट्रोजोल आता है, देन आता है एनाल्ट्रोजोल आता है, एनास्ट्रोजोल सॉरी, एनास्ट्रोजोल। इसमें हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं यूज टू प्रिवेंट द रिटर्निंग टू द कैंसर एंड प्रिवेंट द डेवलपिंग द न्यू कैंसर टू अपोजिट ब्रेस्ट। इसमें क्या बोला है हार्मोनल थेरेपी में हम लोग ये सारी चीजें मेडिसिन हम लोग देते हैं। ये मेडिसिन क्या करता है जो कैंसर है उसको रिटर्न होने से प्रिवेंट करता है कि दोबारा कैंसर ना हो, साथ ही साथ क्या करता है ब्रेस्ट के दूसरे ब्रेस्ट है उसमें न्यू कैंसर सेल डेवलप ना हो, उस सब चीजों के लिए ये प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी इसमें हम लोग क्या करते हैं ये हेल्प टू इम्यून सिस्टम टू फाइट विद द कैंसर। ओके, मतलब इसमें क्या होता है जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें मतलब एक ऐसे इम्यून सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं जो क्या करेगा आपका फाइट करेगा कैंसर से। इट हेल्प टू इम्यून सिस्टम टू फाइट विथ कैंसर। ओके, तो इसमें क्या होता है हर्सेप्टिन इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच मेड इन द लैब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम लोग बनाते हैं लैब में और दैट इज बाइंड द कैंसर सेल एंड डिस्ट्रॉय देम। दैट मीन्स क्या बोला है ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा आपका जो कैंसर सेल से बाइंड हो जाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा उसे किल करेगा। तो सबसे पहली चीज तो इसमें आप ये जान लो कि एंटीबॉडी जो इसमें कुछ एंटीबॉडी जो है दी जा बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है एंटीबॉडी बनाते हैं हम लोग। ओके, मतलब बोला टू हेल्प द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम की मदद से, मतलब एंटीबॉडी की मदद से हम लोग कैंसर सेल से फाइट कर सकते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी बनाते हैं। दो टाइप की जनरली एंटीबॉडी होती है, पहला होता है आपका मोनोक्लोनल, सेकंड जो होता है वो होता है आपका पॉलीक्लोनल। ओके, तो पहला होता है आपका मोनोक्लोनल, सेकंड जो होता है पॉलीक्लोनल। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो होता है हम लोग मोनोक्लोनल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो मोनोक्लोनल क्या होता है, तो इस टाइप में क्या होता है ये जो मोनो का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक, मतलब मोनो का मतलब होता है आपका एक, तो ये क्या करता है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है। मतलब क्या बोला है यहाँ पे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एंटीजन है। ओके, एक ही टाइप का जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, उसी के अगेंस्ट में काम करने के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी
बनाई जाती है। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट होती है, जो वुमेन होती है, ओके, उसके बॉडी से हम लोग जो कैंसर सेल्स है उसे हम लोग रिमूव करते हैं कुछ अमाउंट में, कुछ अमाउंट में उसके बॉडी से कैंसर सेल को हम लोग रिमूव करेंगे। ये हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाई जाती है, कंफ्यूज नहीं होना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाई जा रही है, सबसे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर की जो वुमेन है उसके बॉडी से हम लोग कैंसर सेल को रिमूव करते हैं। ओके, अब कैंसर सेल को हम लोग रिमूव करने के बाद उस कैंसर सेल को हम लोग, कोई एनिमल है लाइक रैबिट है या फिर चूहा है, माउस है, ठीक है, तो ये जो रैबिट है या फिर चूहा है, इन लोगों के अंदर, एनिमल के अंदर ये जो कैंसर सेल्स है उसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ओके, एनिमल के अंदर, ओके, एनिमल के अंदर हम लोग क्या किए, इसे इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जब एनिमल के अंदर इसे कैंसर सेल्स को इंजेक्ट किए तो ये जो एंटीजन है, जो कैंसर सेल्स है, इसके अगेंस्ट जो एनिमल की जो बॉडी रहेगी वो एंटीबॉडी बनाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा बॉडी किसी एंटीजन को एंटर करता है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और फाइट करता है उससे, एक नॉर्मल फीवर भी आता है तो करता है ना, तो वैसे क्या होता है कि जो एनिमल होती है, वो एनिमल होता है उसके अंदर भी क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप होती है एंटीजन के एंटर करने से, कैंसर सेल के एंटर करने से इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो उस एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उस एनिमल से उसके एंटीबॉडी को हम रिमूव करते हैं और उस एंटीबॉडी को हम लोग वापस से जो ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट होती है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो एंटीबॉडी इस कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है। ओके, तो एक फिर से एक बार बता रही, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर की वुमेन है, ब्रेस्ट कैंसर की वुमेन है, उसकी बॉडी से हम लोग कैंसर सेल्स को थोड़ा रिमूव करेंगे और वो कैंसर सेल्स को हम लोग किसी एनिमल में जाके इंजेक्ट करेंगे, खरगोश में, चूहा में हम लोग जाके इंजेक्ट करेंगे। ओके, इंजेक्ट करने के बाद में जो कैंसर सेल्स है, जो एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। कौन बनाएगा, एनिमल के अंदर का जो एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया, वो एंटीबॉडी बनाएगा उस कैंसर सेल को फाइट करने के लिए, उस कैंसर सेल को किल करने के लिए। तो उसी एंटीबॉडी को हम लोग वहां से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम लोग किस में अंदर इंसर्ट करते हैं, वापस से जो ब्रेस्ट कैंसर की जो वुमेन थी, जिसके बॉडी से हम लोग कैंसर सेल को निकाले थे, उसी के अंदर हम लोग अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर जो वो एंटीबॉडी है उस कैंसर सेल्स को कंप्लीटली किल करने का काम करती है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बायोलॉजिकल थेरेपी। ओके, तो ये था आपका कुछ थेरेपी जो हम लोग दिए हैं। तो ये पहला होता है आपका कीमोथेरेपी, इसमें कुछ कुछ मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड किए हैं। हार्मोनल थेरेपी जो क्या करेगा, कैंसर सेल्स को दोबारा होने से भी प्रिवेंट करेगा, दूसरे फर्दर जो ब्रेस्ट है उसमें भी जाने से प्रिवेंट करेगा। बायोलॉजिकल थेरेपी में हम लोग कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो इम्यून सिस्टम जो कैंसर सेल को किल करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट जो है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें जो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला आता है, हम लोग इसको नर्सिंग मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है सर्जरी हो रही है तो हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे के से ही हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे। तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि क्या होता है। ओके, और इसे कैसे लिखना है। तो प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग थोड़ा डायग्नोसिस के हिसाब से देखेंगे इस बार। प्री ऑपरेटिव केयर, इसमें हम लोग जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें पहला आता है डेफिशिएट नॉलेज अबाउट द प्लान सर्जिकल ट्रीटमेंट। ओके, नॉलेज डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि क्या होगा, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं तो क्या होगा, डेफिशिएट नॉलेज अबाउट द सर्जिकल प्लान फॉर ट्रीटमेंट। ओके, नॉलेज डेफिशिएट होगा। सेकंड जो होगा वो आपका एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस टू द कैंसर, देन फियर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी इमेज चेंजेस।
एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी डर लगेगा, किसी को भी अजीब सा लगेगा, मेरे को कैंसर हो गया है, कोई सुनेगा तो बस वही है। सेकंड जो होता है आपका, फियर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड बॉडी इमेज चेंजेस। फियर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, बॉडी इमेज चेंजेस। ओके तो इसमें फियर भी होगा, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो रहा है, अगर एक ब्रेस्ट में कुछ ऐसा हो गया है तो किसी भी वुमेन को फियर होगा। तो ये कुछ ऐसी नर्सिंग डायग्नोसिस थे जिसको आप नॉर्मल बना ही सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो उसको नॉलेज पता नहीं होगा क्या होता है ट्रीटमेंट, कैसे सर्जरी किया जा रहा है, कुछ होगा तो नहीं मेरे को, ये सारी चीजें उसको पता नहीं है, तो उसको क्या होगा, नॉलेज डेफिशिएट रहेगा। फियर होगा उसको बिकॉज ऑफ दैट बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा है करके, एंजाइटी होगा डायग्नोसिस हुआ है करके, ओके कि कैंसर उसको डायग्नोसिस फॉर्म हुआ है करके। तो इसमें हम लोग कुछ इंटरवेंशन देते हैं। इंटरवेंशन में आपका प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द एक्सपर्ट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ठीक है। प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट को हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज मतलब ना, मतलब क्या है, पेशेंट को पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, ये सारी चीजों की वजह से को हम लोग डायग्नोज करते हैं। वाइटल्स हम लोग देखते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन टू द आईवी फ्लूइड, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। देन ट्रीटमेंट ऑफ द प्लान, दैट मीन्स क्या बोला है, मॉनिटर फॉर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ओके, रेडिएशन और कीमोथेरेपी हम लोग एडवर्स इफेक्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। देन प्रिपेयर द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो सब चीजों से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके तो ये सब कुछ इंटरवेंशन थे, मैंने आपको पूरे अपने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत इजी इंटरवेंशन है, आपको मतलब ऐसा है कि देखने पे ही आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा, पोस्ट ऑपरेटिव दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपका, ऑपरेशन के बाद। पोस्ट ऑपरेटिव में नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है आपका, रिस्क ऑफ इंफेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन। रिस्क ऑफ इंफेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन। ओके ये पहला है। सेकंड जो होगा वो क्या होगा आपका, एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। देन थर्ड वन, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू द ब्रेथ, ये तो मैंने आपको उसमें भी बताया था। नहीं उसमें फियर होगा, मतलब बॉडी में डिस्टर्बेंस का फियर होगा, और इसमें हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। ओके बॉडी इमेज इसमें डिस्टर्ब होगा बिकॉज ऑफ दैट सर्जिकल प्रोसीजर, एंड इम्पेयर द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द सर्जिकल इंसीजन। इंटीग्रिटी
रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। ओके, तो ये सारे कुछ कुछ जो आपके पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बनेंगे कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पोस्ट ऑपरेटिव है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, डिस्कम्फर्ट और पेन होगा सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से। बॉडी इमेज डिस्टर्ब होगा सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से। और इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होगा प्रोसीजर की वजह से। ओके, देन इसमें इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में क्या होगा, हम इंटरवेंशन क्या देंगे आपका, तो एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स एंड यूज्ड एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द चेंजिंग ड्रेसिंग। ओके, तो मतलब क्या करेंगे, ड्रेसिंग चेंज करते टाइम, ड्रेसिंग के टाइम में एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स देंगे और एसेप्टिक टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे ड्रेसिंग चेंजिंग के टाइम में। सेकंड जो होता है वो आता है एलिवेट सर्जिकल साइट एक्सट्रीमली टू द रिलीव पेन। सर्जिकल साइट हम लोग को हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे ताकि जो पेन है, जो एक्सट्रीमली पेन है, वो थोड़ा रिलीव मिल पाए उनको। एनाल्जेसिक हम लोग देंगे पेन रिलीफ करने के लिए, एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक। डिस्कस अबाउट द प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन विद द पेशेंट। अगर उसे लगेगा कि मेरा बॉडी में डिस्टर्ब हुआ है, बट ऑब्वियसली उसको लगेगा ही, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे को किसी के सामने जाने से मतलब उसको फियर हो रहा है, तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे प्रोस्थेसिस के लिए। ये कंपलसरी है डिस्कस करना, ये हर पेशेंट, ये खुद ही पेशेंट बोल देते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन बताइए करके बॉडी इमेज के लिए। तो हम लोग प्रोस्थेसिस के बारे में, प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन एनकरेज द पेशेंट टू टेकिंग द एडिक्वेट फ्लूड। एडिक्वेट फ्लूड के लिए हम लोग उनको एनकरेज करेंगे और डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी हम उसे टीच करेंगे पेशेंट को कि डाइटरी पैटर्न और लाइफस्टाइल भी उनकी टीच की वो उसको सुधारे और उसको अच्छी हैबिट में लेके आए, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करें। ओके, तो ये सारे कुछ आपके मैनेजमेंट थे जिसमें मैंने आपको सर्जरी के बारे में बताया मैनेजमेंट में, और मैंने आपको थेरेपी के बारे में बताया कि क्या थेरेपी है, लोकल थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी के बारे में भी मैंने आपको क्लियर बताया। फिर मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में क्लियरली आज के क्लास में मैंने बताया। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस में प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो जो मैं आपको जो एक लास्ट में छोटा सा टिप्स दे रही हूँ, जब आप मैनेजमेंट लिखेंगे, जो अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस ली है, डिजीज पोर्शन मैंने अभी आपको जितने भी क्लियर बताया हुआ है डिजीज पोर्शन, उसमें जो आप मैनेजमेंट लिखेंगे तो उसमें मैनेजमेंट में जो आपका कंटेन मैटर है उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। पहला आएगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट या फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। थर्ड वन इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज अ नर्सिंग डायग्नोसिस। फिफ्थ वन इज अ हेल्थ एजुकेशन। ओके, हेल्थ एजुकेशन में आपको क्या लिखना है, पर्सनल, मेंटेन दी पर्सनल हाइजीन, टू मेंटेन दी पर्सनल हाइजीन। ओके, फर्स्ट होगा। सेकंड आपका क्या होगा, सॉरी, आपको इसमें ऐसे लिखना होगा, इसमें भी आपको पॉइंट्स बनाना है, ये मैं आपको आंसर गेन करने का तरीका बता रही हूँ। हेल्थ एजुकेशन आप लिखना, उसमें आप पहला लिखना पर्सनल हाइजीन, ओके। सेकंड लिखेंगे आप न्यूट्रिशन डाइट। थर्ड वन लिखेंगे आप हैबिट। फोर्थ वन लिखेंगे आप
एक्सरसाइज, फिफ्थ वन लिखेंगे आप मेडिकेशन, सिक्स लिखेंगे आप फॉलो अप। ओके, तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज नहीं बताया था। तो आपको क्या करना है, मेन जो मैनेजमेंट जब आप लिखेंगे आंसर में, ओके, अपने आंसर सेट में जब आप मैनेजमेंट लिखेंगे तो कोई भी डिजीज पोर्सन है, ऑब्वियसली बात है, अगर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है तो ये आप मत लिखना। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो भी, तो लेकिन ये नहीं है तो सर्जिकल मैनेजमेंट मत लिखना, आप सीधा लिखना मेडिकल मैनेजमेंट। ये पहले आप सिनॉप्सिस बनाना मैनेजमेंट का, पहले आप मतलब ये नहीं कि सीधा मैनेजमेंट लिखे मेडिकल मैनेजमेंट और इलेबोरेट करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, वो चीज नहीं करना है। आपको पहले सिनॉप्सिस बनाना है, सिनॉप्सिस में आपको मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के कुछ आपके 10 पॉइंट्स रहेंगे कि हमको प्रॉपर चेक द एयरवे क्लियरेंस टू मेंटेन द वाइटल साइंस, ये सारी चीजें हम लोग को कुछ 10 पॉइंट्स में बनानी होगी। फिर हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा जिसमें आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होगा, वो पूछे चाहे मत पूछे। अगर मैनेजमेंट पूछा है किसी डिजीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट बताइए, या फिर इंसेफेलाइटिस का मैनेजमेंट बताइए, ओटाइटिस मीडिया का मैनेजमेंट बताइए, किसी का भी मैनेजमेंट अगर आपको पूछा है तो आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने होंगे, इसके 10 पॉइंट्स लिखने होंगे। एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, उसमें आपको हेल्थ एजुकेशन में इतने आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। पहला पर्सनल हाइजीन, तो टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन करके आप अपने से लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन डाइट, टू टेक अ प्रॉपर लिक्विड डाइट, न्यूट्रिशन डाइट के बारे में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए 2 लाइन का। हैबिट में अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल, एक्सरसाइज, टू टेक अ प्रॉपर डेली एक्सरसाइज। मेडिकेशन, तो जो मेडिकेशन जो डॉक्टर दिए हैं एज अ प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिकेशन है वो मेडिकेशन डेली लेना है। देन फॉलो अप, डॉक्टर्स के पास हमेशा फॉलो अप के लिए जाना है। तो ये आपके जो हेल्थ एजुकेशन है ये आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने होंगे, और इसको आप 2-2 लाइन के इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका नंबर गेन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ मैनेजमेंट थे जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो मैं इस डिसीज के एंड में आपको ये क्लियर कर रही हूँ। ये आप पहले सिनॉप्सिस बनाना, उसके बाद आप सारी चीजों को इलेबोरेट करना। ओके, तो ये हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर था, जो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है ब्रेस्ट सेल्स का, उसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक ओवर होता है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू।